हेलो दोस्तों। आज हम लोग जेपीएससी सीडीपीओ का एक सब्जेक्ट है एलएसडब्ल्यू, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक्स का इसका चर्चा करेंगे और उसके बाद इसका टॉपिक के ऊपर एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, ताकि हम लोग जो है डेली कुछ ना कुछ एक एक टॉपिक पे करते जाएंगे, चर्चा डिस्कस करते जाएंगे। तो ये जो है हम लोग का एक हफ्ता में सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। ठीक है, देखिए ये जो पेपर है ना एलएसडब्ल्यू का, ये दो बात पर डिपेंड करता है। एक तो आपको कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर होना चाहिए, और फैक्ट जो आपको ज्यादातर, क्योंकि सब एक्ट वगैरह है, एक्ट में आपको ज्यादातर क्या करना है, याद करना है। याद किए बगैर ये एक्ट तो खैर आप नहीं लिख पाएंगे, ये है दिक्कत। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ समझ लीजिए यहाँ पर श्रम एवं समाज कल्याण के बारे में। देखिए यहाँ श्रम एवं समाज कल्याण लिखा हुआ, देखिए कल्याण दो चीज का करना है, श्रम कल्याण करना है और फिर किसका करना है, समाज का भी कल्याण करना है। मतलब श्रम मतलब श्रमिक। ठीक है, श्रमिक का कल्याण। और श्रमिक कौन है, व्यक्ति है, आम आदमी है, और व्यक्तियों से मिलकर ही क्या बनता है, समाज बनता है। तो पहले व्यक्ति का, हम लोग का एक इंसान का व्यक्ति का करना है पहले कल्याण, उसके बाद समाज का कल्याण करना। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि कल्याण क्या है, कल्याण किसको कहते हैं। कल्याण कहते हैं किसी भी समस्या के को समाधान करने को क्या कहते हैं, कल्याण कहते हैं। मैंने किसी के पास कोई समस्या है, उसको अगर समाधान कर दिए तो समझिए उसका हम लोग क्या कहते हैं, कल्याण किए। कहते हैं ना, तुमने मेरा कल्याण कर दिया। क्यों कल्याण किया भाई, क्योंकि उसका जो समस्या था उसको क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। तो समस्या का दूर करना, उसका हल ढूंढ लेना ही क्या है, कल्याण है। तो अब श्रमिक का क्या समस्या हो सकता है, तो श्रमिक जो है कहाँ से आएगा, ये वो इंपॉर्टेंट बात है। श्रमिक कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो श्रमिक देखिए कहीं काम करेगा, कामगार है ये, ठीक है, कर्मचारी होगा। तो ये दो ही जगह हो सकता है, एक उद्योग हो सकता है और एक सेवा क्षेत्र हो सकता है। अच्छा, उद्योग में ये कृषि क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ही बात करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ उद्योग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली श्रमिक वहां पर कार्य करेगा जहां पर कोई उत्पादन का कार्य होता है। क्या होता है, उत्पादन का कार्य हो रहा होगा। तो ऐसा कौन सा यूनिट है, तो बेसिकली वो क्या है, उद्योग है। अब देखिए उद्योग क्यों जरूरी है, तो देश के विकास के लिए जरूरी है। और देश का विकास क्यों चाहिए, तो आर्थिक विकास अगर नहीं होगा तो लोगों का भी विकास नहीं होगा। ये अलग मुद्दा है जो इससे जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो देखिए उद्योग में श्रमिक कार्य करते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि उद्योग में जो उद्योग का नियोजक है, जो नियोजन में रखता है किसको, श्रमिक को नौकरी देगा, काम देगा। तो नियोजक जो है, जो उद्योगपति है, उसका काम क्या है, लाभ कमाना। तो यह जो है कम से कम निवेश करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहेगा। यानी श्रमिक का कहीं ना कहीं यहाँ पर शोषण का संभावना बना हुआ है। ठीक है, अगर शोषण होगा श्रमिक का, तो इसका हमको शोषण नहीं होने देना है श्रमिक का। और इसके लिए कुछ क्या करना है, कुछ ऐसा प्रावधान करना है जिससे इसका शोषण न होके ये सही समय पे सही कार्य करे, इसको सही जो है इसका मुआवजा मिले, इसको राशि मिले, और इसका भी कल्याण हो और इस नियोजक का भी कल्याण हो। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा कुछ कानून बनाया गया, ताकि सभी कोई उस कानून के दायरे में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे किसी का शोषण
ना हो। ठीक है, तो ये अब जो है कानून की भूमिका यहां पर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो कानून बनेगा, ये जो कानून बना है, इस कानून में श्रमिकों के लिए क्या है, श्रमिकों का संरक्षण है। ठीक है, और इसका कल्याण का बात किया गया है। ठीक है, तो देखिए भारत में एक तो कानून बना दिया सरकार, एक्ट, अधिनियम, और दूसरा कुछ संविधान में भी ऐसा प्रावधान रख दिया कि इसका जो है कोई जो है हनन नहीं कर सके, कोई इसका शोषण नहीं कर सके श्रमिक का। तो एक जो है आपका टॉपिक जो है यहाँ पर, वह भारतीय संविधान में श्रमिकों के लिए क्या प्रावधान है, ये भी आप लोग को एक पढ़ना है, जिसमें जैसे प्रस्तावना में प्रावधान है। ठीक है, फिर मूल अधिकार है, फिर डीपीएसपी नीति निरपेक्षत्व है। ठीक है, तो ये सब में क्या है, श्रमिकों के अधिकार का या एक आम व्यक्ति के अधिकार का बात किया गया है। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं जो है ये क्या करता है, ये श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण करता है। जैसे डीपीएसपी में है कि इसको रोजगार का अधिकार होगा। ठीक है, और इसको श्रमिकों को जो है, जो उद्योग है, प्रतिष्ठान है, वहां उसका प्रबंधन है, उसमें भागीदारी करना है। तो इस तरह से इसको जो है अधिकार कुछ ना कुछ दिया गया है संविधान में। अब यहाँ पर बहुत सारा सरकार जो है एक्ट बनाएगा इन लोगों के, श्रमिकों के संरक्षण के लिए, उनका शोषण ना हो उसके लिए, जिसमें जो यहाँ पर 11 जो है अधिकार दिया गया है, जिसमें 4 कानून ऐसा है जिसको सामाजिक सुरक्षा कानून या अधिनियम कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला जो है, वह जो है उसका नाम है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। और दूसरा जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। और तीसरा जो है मातृत्व हित लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। और चौथा जो है वह है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, जिसको पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी ग्रेचुइटी एक्ट को उपादान संदाय अधिनियम हिंदी में कहते हैं, 1972, है ना, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ये 4 एक्ट है जिसको सामाजिक सुरक्षा कानून कहा जाता है। इसी 4 एक्ट को हम लोग पहले देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ये वाला कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। देखिए, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पर और ये ध्यान लेना है कि श्रम जो है ना, श्रम, ये संविधान के समवर्ती सूची का पार्ट है। समवर्ती सूची का पार्ट, इसका मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें कानून बना सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह अधिनियम जो है 5 मार्च 1923 को केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया, और 1 जुलाई 1924 से ये लागू है। और लागू करने का जिम्मा किसको दिया गया, राज्य सरकार को दिया गया है। इसमें 4 अध्याय, 36 धारा या भाग और 4 अनुसूची है। ठीक है, अब देखिए यह जो एक्ट है, यह क्यों लाया गया,
तो ये कर्मचारी जो है, जितना भी काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा मतलब दो चीज से, ठीक है, एक अपंगता से और एक मृत्यु से, ठीक है, इसलिए इसको सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन भी कहते हैं। अपंगता, डिसेबिलिटी और डेथ से, कि अगर किसी श्रमिक का या कार्य कर रहा है उसको अगर अपंग हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो फिर उसको जो है क्या सिक्योरिटी है, उसको सुरक्षा क्या है, ठीक है। तो इसके लिए ये एक्ट लाया गया। तो अब देखिए यहाँ पर कहाँ लागू नहीं है, तो ये आर्म्ड फोर्सेस वाले में नहीं लागू हुआ है, और ESI एक्ट 1948 मतलब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 जहां लागू होगा वहां ये लागू नहीं होगा, बाकी जगह लागू होगा। बेनिफिशियरी कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए इस कानून में अनुसूची 4 है, उसका अनुसूची 2 में जो है वर्णित नियोजन, जो नियोजन दिया है जिस नौकरी के बारे में, उसका वो नौकरी में काम करने वाले जितने भी श्रमिक होंगे वो इसके लाभार्थी बेनिफिशियरी होंगे। और तीसरा, अनुसूची 3 में जो है एक नियोजित व्यक्ति का क्राइटेरिया दिया है कि जो 6 माह या उससे अधिक किसी नियोजन में कार्य कर लेता है लगातार, तो फिर वह भी जो है इस अधिनियम के तहत, इसके अंदर जो प्रावधान है, जो सुरक्षा दिया गया है डिसेबिलिटी और मृत्यु पर, उसका जो है क्या हो जाएगा, वो हकदार हो जाएगा। अब जो है चूंकि क्षतिपूर्ति अधिनियम है, तो क्षतिपूर्ति किसको मिल सकता है, तो एक कि श्रमिक जो है दुर्घटना जो हुआ है वो उससे कम से कम 3 दिनों तक वो प्रभावित हो वो श्रमिक। दूसरा, दुर्घटना जो हुआ है वो कार्य से उत्पन्न, जो काम करता है उसी से उत्पन्न हुआ है। और तीसरा, वर्किंग पीरियड में वो दुर्घटना हुआ हो। ये 3 बात अगर होगा तब जो है उसको जो है इस अधिनियम के तहत जो है लाभार्थी माना जाएगा। और कब उसको क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा, ये जानना है कि अगर श्रमिक जो है कोई ड्रग्स के नशा में है या शराब पिए हुआ है और उससे गलती हो जाए, तो फिर उसको इस तरह का जो है इस अधिनियम के तहत वो कवर नहीं किया जाएगा। उसके बाद उसके अलावा सेफ्टी रूल जो दिया गया उसका अगर उल्लंघन कर लेता है वो, तब भी जो है उसको जो है इसके तहत जो क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा। अब क्षतिपूर्ति प्रकृति और राशि क्या होगा, देखिए, तो पहला अस्थायी अपंगता है ना, टेम्पोररी डिसेबलमेंट। अगर टेम्पोररी है तब 3 से मतलब कितना दिन वाले को टेम्पोररी डिसेबलमेंट माना जाएगा, तो 3 दिन से लेके 5 साल तक अगर वह जो है डिसेबल रहता है या कार्य करने में अक्षम रहता है, तब जो है उसको अस्थायी अपंगता माना जाएगा। और उसका क्षतिपूर्ति जो है, जितना मजदूरी मिल रहा था उसका 50% उसको कंटिन्यू जब तक वो रहेगा तब तक मिलते रहेगा, पहला बात। दूसरा, अगर अस्थायी पूर्ण अपंगता है, ठीक है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, तो उसको 100% उसको जो है मजदूरी मिलेगा। सॉरी, 100% मजदूरी नहीं, 100% अगर वो जो अपंगता है तब क्षतिपूर्ति उसका जो है 60% मजदूरी और फिर रिलेवेंट फैक्टर, ठीक है, या 1,40,000, इन दोनों में से जो अधिक होगा वो उसको मिलेगा 60% मजदूरी के साथ। अब एक केस है कि अस्थाई आंशिक अपंगता हो जाएगा, अस्थाई तो है लेकिन आंशिक है, माने 100% से कम अपंगता है। तब इसमें क्या किया जाएगा, पहले जो है ना अस्थाई पूर्ण अपंगता में निकाला जाएगा टोटल, तो टोटल जितना परसेंट अपंगता हुआ है उतना ही परसेंट उसको जो है मजदूरी का जो राशि बनता है वो उसको क्षतिपूर्ति के रूप में कंटिन्यू दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जो है मृत्यु हो जाता है तो आश्रित को दिया जाएगा 50% मजदूरी और रिलेवेंट फैक्टर। और रिलेवेंट फैक्टर का जो है ना चर्चा अनुसूची 4 में दिया गया है। एक बात और इसमें ध्यान देना है, अगर मृत्यु हो जाता है किसी भी श्रमिक का, तो उसके फ्यूनरल के लिए, दाह संस्कार के लिए उसके बड़े पुत्र को 5,000 रुपए दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और यह ध्यान देना है कि श्रमिक की मजदूरी की गणना धारा 5 में दिया गया है या सेक्शन 5 में, और यह गणना मासिक वेतन जो है
15,000 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जो बहुत ही कम है। क्लेम जो किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? तो दुर्घटना के 2 वर्ष के अंदर श्रमिक या आश्रित जो है, जो आयुक्त है कमिश्नर, उसको जो है आवेदन देगा, तो उसको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। अगर श्रमिक या श्रमिक के आश्रित जो है 2 वर्ष के अंदर उसको एप्लीकेशन कमिश्नर को नहीं दे पाते हैं, उसको 2 साल के बाद देते हैं, तो उन लोग को उचित कारण बताना होगा कि क्यों नहीं एप्लीकेशन दे पाए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षतिपूर्ति की राशि कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त के माध्यम से किया जाएगा। मतलब क्षतिपूर्ति का जो राशि है वो आयुक्त के माध्यम से मिलेगा, कमिश्नर के माध्यम से मिलेगा। मतलब नियोजक जो है वो किसको ला कर जमा करेगा? आयुक्त को जमा करेगा। आयुक्त जो फिर उसको क्षतिपूर्ति जमा कर देगा, दे देगा श्रमिक को या श्रमिक के घर वालों को। ठीक है। अगर अपील का भी प्रावधान है कि अगर श्रमिक कमिश्नर के कुछ आदेशों से नाखुश है तो वह हाईकोर्ट में जो है अपील कर सकता है इसके लिए। ठीक है, तो ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट बात था। ये जो कुछ बेसिक बात है ये तो याद रखना है लिखने के लिए, प्रमुख प्रावधानों में से ये हो गया। ठीक है, अब इसका जो है क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से इसका कुछ कमी है या इसका आलोचना कह लीजिए, आलोचना अक्सर आते रहता है। किसका आलोचना क्या है? सबसे पहले मजदूरी की सीमा, जो मजदूरी की सीमा जो बोला गया है कि इसका गन्ना होगा वो कितने पर? 15,000 पर होगा, तो भी बहुत ही कम है ये। क्या इसका दर को बढ़ाना चाहिए? आलोचना का पहला पार्ट है। दूसरा, अधूरा अनुसूची है। मतलब कि ये देखिए 1923 में कानून बना है और संशोधन के नाम पे यहाँ पर ना अनुसूची 2 में बहुत कम हुआ, उद्योगों का सूची दिया गया है। तो अभी वर्तमान जो 21वीं दौर चल रहा है, यहाँ डिजिटल क्रांति हो गया, तो अभी नया नया उद्योग जुड़ गया है, आईटी उद्योग जुड़ गया है। तो आईटी उद्योग में अगर हो सकता है कि इससे जुड़ा हुआ कितना उद्योग है जिसका यहाँ पर डायरेक्ट जो है चर्चा नहीं किया गया है, उद्योगों का लिस्ट जो लिस्ट दिया गया है उसी को सिर्फ कवर करेगा। अगर उससे बाहर का कोई है तो उसको कवर नहीं करेगा। तो इसके लिए इसमें जो ये अधूरा है, इसको अपडेट करने की जरूरत है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। तीसरा, चिकित्सीय सुविधा का अभाव है। मैंने चिकित्सा सुविधा था यहाँ पर, देखिए, ओ सॉरी, यहाँ पर चिकित्सा सुविधा मतलब मेडिकल जो है ना खर्च यहाँ पर नहीं दिया जाता है, ये इंपोर्टेंट है। क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी किसके पास है? नियोजक को दे दिया गया है। मतलब नियोजक जो है ला के पैसा आयुक्त को देगा, कमिश्नर को, और कमिश्नर जो है फिर किसको देगा? श्रमिक को। ठीक है, तो ऐसे में तो ये मनमान भी कर सकता है, तो इसके लिए कुछ जो है प्रबंध यहाँ पर करना चाहिए। दूसरा, एकमुश्त भुगतान करने का यहाँ पर प्रावधान है। ठीक है, ज्यादातर केस में एक केस को छोड़ के। तो एकमुश्त भुगतान होने से क्या होता है, यहाँ पर पैसा का फिजूल खर्ची हो जाता है, कि यह किसी ऐसी जगह में खर्च हो रहा है जहां पर उसका कोई बेनिफिट परिवार नहीं उठा पाता है। तो ये भी एक जो है कमी है। बीमारी और मातृत्व लाभ का अभाव है यहाँ पर। मैंने बीमारी को हुआ वही चिकित्सा सुविधा, और मातृत्व से संबंधित यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तीसरा, पुनर्वास नहीं दिया गया है, या दिया गया है तो बोला गया है कि 40% से ज्यादा अपंगता हो या उम्र जो है 45 साल से कम हो तब पुनर्वास दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो ये भी इसका कहीं ना कहीं एक कंडीशन है। उसके अलावा कहीं ना कहीं इसमें एक दो कमी और हो, ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है जो आयुक्तों की संख्या है वो उचित नहीं है। दूसरा, इस कानून का क्रियान्वयन भी क्योंकि इन्हीं आयुक्तों के हाथ में होता है, तो चूंकि संख्या ही कम है तो ये भी क्रियान्वयन भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा और जो कुछ पॉइंट है, जैसे श्रमिक का जो है अशिक्षित होना, है ना, जागरूक नहीं होना, ये भी जो है इसका एक कमी में से आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो भी श्रमिक होगा उसको ट्रेनिंग दिया जाए, इस कानून के बारे में उसको पढ़ाया जाए, बताया जाए, उसको जागरूक किया जाए, ये एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
थैंक यू।